हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी आई है सोशल साइंस की 9th क्लास की, उसका चैप्टर 2 जो है लैंडफॉर्म अर्थ्स लिविंग कानवास। इसमें हम क्या देखेंगे? तो पहले हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और फिर देखेंगे कि वेदरिंग और इरोजन का क्या रोल होता है और कौन कौन से एजेंट हैं जो ये वेदरिंग और इरोजन करते हैं, जिसमें रिवर्स, वेव, करंट्स, विंड्स, ग्लेशियर ये सब होंगे। फिर हम देखेंगे लैंडफॉर्म और डिज़ास्टर, लैंडफॉर्म और उसमें क्या क्या डिज़ास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, आवालांचेस और ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड और डस्ट स्टॉर्म। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अर्थ के बारे में पहले हम देखते हैं। जो अर्थ है वो दो तरीके से उसमें हर चीज़ मतलब जो लैंडफॉर्म से बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अर्थ में दो तरीके की फोर्सेस एक्ट करती है। पहला होता है इंटरनल फोर्सेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला फोर्स होता है इंटरनल फोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो होती है वो अर्थ के लैंड सरफेस को बनाती है, ये क्रिएट करती है, और जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ये अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये है। फिर देखते हैं हम इसमें कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है वो रीशेप करती है और डिस्ट्रॉय करती रहती है, और जबकि जो इंटरनल फोर्स होती है, अब हम एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी होती है, जैसे वेदरिंग। वेदरिंग क्या करती है? रॉक्स को तोड़ती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और इरोजन क्या करती है? इरोजन और उसके एजेंट्स क्या करते हैं? इरोजन, जैसे इरोजन हो गया, फिर उसके जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि रिवर, वेव्स, ओशन करंट, विंड, ग्लेशियर या अंडरग्राउंड वाटर, ये इस मिट्टी को ले जाते हैं अलग अलग जगह पे और उस टाइम पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्सेस में होता क्या है कि पहले ब्रेक होती है वेदरिंग के द्वारा, फिर बनते हैं नए नए फॉर्म में। वैसे इंटरनल में हम देखें तो क्या होती है? इंटरनल में वो जो अर्थ है वो बनती है। इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ को क्रिएट करते हैं। इंटरनल फोर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गई, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, या माउंटेन बनना, या ओशन बन के नीचे जो भी चीज़ें होती हैं वो, इससे क्या होती है? अर्थ सरफेस बनता है। ठीक, इसके साथ साथ हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या होते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब हम देखेंगे। तो पहली जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी है अर्थ को समझने के लिए कि कैसे अर्थ पे क्या क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें बनी। ये हमें बताती है कि अर्थ में मूवमेंट कैसे होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो डिफरेंट प्लेट से बना होता है। जैसे ये मान लेते हैं हम अर्थ है, तो ये डिफरेंट छोटे छोटे जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं वो ऐसा नहीं एक ही सरफेस है, वो डिफरेंट अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलके बना है। वो एक प्लेट्स में टूटा हुआ है, ऐसे बटा हुआ है। ठीक, तो ये डिस्क्राइब करती है कि जो ये प्लेट्स जो मूव करते हैं, जो कि लार्ज पीसीज में होते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये एक तरीके से तैर रही होती है। ठीक, ये अर्थ सरफेस पे जो ये लैंड फॉर्म जिस पे हम रह रहे हैं, ये एक प्लेट में डिवाइडेड होती है सरफेस, और ये तैर रही होती है एक एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एक तरीके का लावा, और ये इसी दौरान एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। मान लीजिए ये प्लेट जो है, एक मिनट, ये प्लेट जो है, ये प्लेट अगर इस वाले प्लेट से टकराएगी तो उससे अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बनेगा, ओशन बेसिन बनेगा, ये सब बनते हैं। ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स ने ही हमें बताया है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स ही थ्योरी तुरंत नहीं आ गई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने से पहले कई चीज़ें हुई थी, कई एक्सपेरिमेंट हुए थे, और उसी में कई थ्योरीज़ को मिला के प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनाई गई। जो पहली थ्योरी जो सबसे पहले अर्थ के लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन को लेके दी गई थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद आई थी सी स्प्रेडिंग थ्योरी। और इन दोनों को समझने के बाद फाइनल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है हमें क्या कहती है, ये कहती है कि अर्थ की जो आउटर लेयर है जो कि लिथोस्फीयर है वो बड़े और छोटे छोटे प्लेट में डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड है बड़े और छोटे प्लेट में, और जो एक उनके नीचे एक सेमी फ्लूइड नाम का स्टेनोस्फीयर है, ये उसके ऊपर तैरती रहती है। ठीक, अब हम इससे जानने के लिए पहले देखते हैं कि ये, तो हम इसको फोटो को देखेंगे तो ये अर्थ का सरफेस है जिस पे आप नॉर्थ अमेरिका देख सकते हो, साउथ अमेरिका देख सकते हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देख सकते हो। तो ये एक प्लेट में डिवाइडेड है और ये इस प्लेट की बाउंड्रीज़ है, ये जो दिख रही है ये इस प्लेट की बाउंड्रीज़ है। तो अर्थ जो है ये इन प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक, और ये प्लेट्स कितने हैं, तो बेसिकली 7 मेजर प्लेट्स हैं। कौन कौन से 7 मेजर प्लेट्स हैं, तो पहला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा यूरेशियन प्लेट, चौथा अफ्रीकन प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठा अंटार्कटिका प्लेट। तो ये छठा पैसिफिक प्लेट और 7वां अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 बड़े प्लेट और फिर छोटे छोटे कई सारे प्लेट हैं जिसमें कोको प्लेट, नाज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, इसके बाद अरेबियन प्लेट, ईरानियन प्लेट, ये सब छोटे छोटे प्लेट हैं। तो हमारी जो अर्थ सरफेस है ना इन प्लेट्स में डिवाइडेड है और ये प्लेट्स एक सेमी लिक्विड पे तैर रहे हैं, एक सेमी लिक्विड पे तैर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्टेनोस्फीयर। ठीक, तो हुआ था, इसको आगे हम देखेंगे अभी। तो ये डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये डेवलपमेंट की शुरुआत हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने थी, तो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था उस टाइम कि एक पेंजिया नाम का लैंड मास हुआ करता था सिंगल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो लैंड मास जो पेंजिया था वो धीरे धीरे टूटता गया और धीरे धीरे छोटे छोटे इन 7 पीसीज में बट गया। फिर हम देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये दी थी किसने, हेनरी हेस ने और रॉबर्ट डियाट्स ने। कब, 1950 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी। इसमें ये बताया गया था, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें एल्फ्रेड वेगनर ने ये तो बताया कि जो हमारे लैंड फॉर्म है वो डिफरेंट प्लेट्स में है और पहले एक सिंगल प्लेट होता था पेंजिया, फिर वो डिवाइड हुआ डिफरेंट प्लेट्स में। पर आखिर ये प्लेट्स मूव कैसे हुई और नए कैसे मूव हुई ये बताया गया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, जो कि हेनरी हेस द्वारा 1950 में दी गई थी। ठीक, तो इस थ्योरी ने ये बताया कि जो नई ओशियानिक क्रस्ट है वो फॉर्म होती है मिड ओशियानिक रिज पे, किसकी वजह से, वॉल्केनिक वजह से। और ये वॉल्केनो कहाँ से आते हैं, नीचे से, अर्थ के नीचे से, जिसमें मैग्मा निकलता है अर्थ के नीचे से, वो बाहर आता है और फिर उसके बाद वो सॉलिड हो जाता है और अर्थ सरफेस, लैंड फॉर्म क्रिएट कर देता है। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो हम तीनों थ्योरी को जानने की कोशिश करेंगे। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होती है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है। तो ये है इमेज। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है किसने दी थी, तो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी और उनके हिसाब से 250 मिलियन साल पहले एक पेंजिया नाम का एक बड़ा लैंड मास हुआ करता था। आप देख सकते हो ये पेंजिया है, एक मिनट, ये पेंजिया नाम का बड़ा सा लैंड मास है। ये पूरा जो लैंड मास आपको दिख रहा है ये पेंजिया है। फिर पेंजिया क्या हुआ, 250 मिलियन ईयर पेंजिया था। 150 मिलियन ईयर आज से पहले पेंजिया 2 पार्ट में टूट गया। एक तो लाउरेसिया था और दूसरा गोंडवाना लैंड था। फिर ये आगे चल के टूटे, ये एक मिनट, इसको आप अगर जूम करके देखोगे तो ये जो पार्ट था, ये एक मिनट, ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है ये बन जाएगा अफ्रीका, और ये जो पार्ट है आगे चल के बन जाएगा साउथ अमेरिका, और ये जो पार्ट है ये चल के बन जाएगा इंडिया, और ये जो पार्ट है ये बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये बन जाएगा अंटार्कटिका, और इसमें ये बन जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और ये बन जाएगा यूरेशिया। और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। इस वाले को देखेंगे तो ये इस तरीके से बन गया आज के टाइम। ये बताया था एल्फ्रेड वेगनर ने, और इसके लिए इन्होंने एविडेंस कौन से दिए थे, तो मैचिंग कोस्टल लाइन। आप देखोगे इसके कोस्ट लाइन जो साउथ, एक मिनट, इन दोनों के जो कोस्ट लाइन है इधर अफ्रीका के और ये साउथ अमेरिका के, ये एक दोनों में फिट होते हैं। वैसे इसके जो कोस्ट लाइन है ये इससे फिट होता है लगभग, तो और वैसे इंडिया का ये कोस्ट लाइन यहाँ फिट होता है। तो एक तो दिया था इसने मैचिंग कोस्ट लाइन, फिर फॉसिल की सिमिलैरिटी, यहाँ साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में सेम फॉसिल मिले, रॉक और माउंटेन के पैटर्न्स, और क्लाइमेट, एंशिएंट क्लाइमेट के जो क्लू मिले हैं। ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद आई सी स्प्रेड थ्योरी। सी स्प्रेड थ्योरी किसने दी थी, हेनरी हैस ने दी थी 1950 में। उनके हिसाब से क्या था कि जो सी होती है, सी स्प्रेड थ्योरी किससे पे बेस थी, तो ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी पे बेस थी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या कहती है, ये अर्थ सरफेस है, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, और इसके नीचे होता है हॉट मैग्मा। ये मैग्मा क्या हो, एक मिनट, ये हॉट मैग्मा क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बाहर आता है, और ये बाहर आके ऐसे ऐसे गिरता जाता है, और धीरे धीरे ये जमता जाता है। जमने से क्या होता है कि यहाँ पे नया ओशन सरफेस बनता जाता है, और ओशन सरफेस नया बनता जाता है तो फिर ये आगे बढ़ता जाता है, और ये प्रोसेस होता रहता है। और इसे कहते हैं सी स्प्रेडिंग थ्योरी। मतलब इसमें होती क्या है कि इसमें होता ये है कि मान लीजिए ये सी है, तो सी का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे नीचे कन्वेक्शन करंट बन रही होती है, मतलब एक तरीके का लावा, और ये ऊपर आता रहता है और ये इधर फैलता रहता है। और सी जो है ये फैलता है तो ये आगे बढ़ती रहती है, और ये आगे बढ़ते 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 कहीं पे जाके ये नीचे गिर जाती है। ये एक तरफ तो ये प्रोसेस हो रहा होता है, निकल रही होती लावा, और दूसरी तरफ प्रोसेस हो रहा होता है, एक मिनट, एक तरफ ये प्रोसेस हो रहा होता है और दूसरी तरफ ये प्रोसेस हो रहा होता है कि जो लैंड सरफेस है वो एक दूसरे लैंड सरफेस के नीचे धंसते जाती है, मतलब अंदर घुसते जाती है। ये दोनों लैंड सरफेस आपस में टकराती है और ये नीचे नीचे जाती है, क्योंकि ये जो है इधर लावा था, लावा निकलता रहता है, नई नई लैंड सरफेस बनती रहती है, और ये पुरानी लैंड सरफेस के नीचे जाके डिस्ट्रॉय होता है, और ये यहीं दोबारा मैग्मा बनता है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, यहाँ से ये फिर मैग्मा बनेगा और फिर ये ऐसे ऐसे नई सरफेस बनती रहेगी। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इस थ्योरी को जो ये मैग्मा बन के ऊपर आ रही है इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसे हेनरी हॉल्स ने दी थी। और इसी के बेस पे जो ये स्प्रेड हो रही है सी, इसको कहते हैं सी स्प्रेडिंग थ्योरी, जो हेनरी हैस ने दी थी। ये हॉल्स ने दी थी, ये हैस ने दी थी। फिर देख लेते हैं दोबारा से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पैंजिया पहले था, आप देख सकते हो पैंजिया, फिर लॉरेशिया गोंडवाना, ऐसे टूटा और ये बना, सेम टू सेम यही। और ये है सी स्प्रेड थ्योरी, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सी है, सी के नीचे ये लावा है, लावा ऊपर आ रहा है और इसमें ऐसे ऐसे गिरता जाएगा और नई सी सरफेस फॉर्म होती जाएगी। और इन्हीं तीनों थ्योरी को मिला के बनी थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है
कि अर्थ की जो आउटर लेयर है जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है जो तैर रही है सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर पे। तो पहले हमने देखा कि मिड ओशियानिक पे क्या हो रहा है, एक मिनट, मिड ओशियानिक पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रही है मिड ओशियानिक रिज पे, इधर मैग्मा आ रही है, इधर आ रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेट्स आगे मूव कर रही है। अब ये प्लेट्स आगे मूव तो एक तरफ तो कर रही है, नई सरफेस बन रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ से आ रही है लावा, और इस लावा के आने की वजह से यहाँ से नई सरफेस तो बन रही है। अब यही प्लेट जब आगे जाएगी तो आगे से जो दूसरी प्लेट आएगी उससे इधर भी वही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे भी लावा निकल रहा है सेम टू सेम, और ये प्लेट्स भी इधर की तरफ मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। जब दोनों मूव होंगी तो जो भारी प्लेट होगी, तो ओशियानिक प्लेट भारी प्लेट होती है, तो ये जब भारी प्लेट होगी ये नीचे सबडक्ट कर जाएगी, नीचे दब जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी ये उस पर चढ़ जाएगी। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, भारी प्लेट नीचे जाएगी और क्योंकि नीचे गर्मी ज़्यादा है ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये है, ये जो इधर से लावा निकला ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और ये जो सी स्प्रेड हुई इसे सी स्प्रेडिंग थ्योरी, और ये नीचे जाके दोबारा से बनी, इस पूरे प्रोसेस को समझाने को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि इसी तरह हमारे जो अर्थ है उसकी सरफेस पे लैंड फॉर्म जो प्लेट्स में डिवाइड है, और वो प्लेट्स में आप देख सकते हो ऐसे डिवाइड है, ये है अफ्रीका, ये यूरेशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया। तो इस तरीके से प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो प्लेट क्या होती है, ये प्लेट हमेशा मूव करती रहती है, जो ये प्लेट्स होती है हमेशा मूव करती है। और मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स होती है। जैसे ये प्लेट जो हम देखेंगे तो ये जैसे यहाँ से ये प्लेट इधर और इधर हुए, जैसे इस तरफ अगर हम देखें, ये जैसे यहाँ पे, एक मिनट मिटा देता हूँ, यहाँ से निकल के जो ये लावा गिरा, इसकी वजह से जब प्लेट्स एक दूसरे के अलग हुए तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे माउंटेन्स भी बनते हैं और अर्थक्वेक भी आएगा नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और फिर उसके बाद हम देखेंगे, अभी इतना देख लेते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक में हमने ये देखा कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, सी स्प्रेडिंग क्या होता है, सी स्प्रेड थ्योरी क्या होता है, और फिर उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। तो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंबाइन करता है इस तीन आइडिया को, और ये एक्सप्लेन करता है कैसे मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट का, ओशन प्लेट्स का, इन सब का। ठीक, इसके बाद डाइवर्जेंट, और फिर इस प्लेट जब मूव करती है तो तीन तरीके की बाउंड्री बनाती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इससे हम जानेंगे कि कैसे अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, माउंटेन कैसे फॉर्म होता है। तो इसको हम देखते हैं एक पेज पे, इस पे देखते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये जो प्लेट है ये भारी प्लेट है, इसलिए ये क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी। ठीक, ये भारी प्लेट है, ये सबडक्ट हो जाएगी। ये ओशियानिक प्लेट है, जो भी ओशियानिक प्लेट होगी वो भारी होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट से, और ये सबडक्ट होगी तो क्या होगी, नीचे चली जाएगी। और नीचे तापमान क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए मेल्ट हो जाएगी। ठीक, अब मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि ये मेल्ट होगी, और मेल्ट होके अगर ये कॉन्टिनेंट के बीच से ही निकल जाती है, तो यहाँ से फट के निकल गई, तो यहाँ धीरे धीरे ये लावा बना लेगी, लावा का एक माउंटेन बना लेगी। इसे कह देंगे वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक, और अगर ये यहाँ पे ही ये आ गई, मान लीजिए ये तो ओशियानिक और कॉन्टिनेंट है। एक दूसरी प्लेट देखते हैं हम, जिसमें दोनों ओशियानिक प्लेट हैं, ये भी ओशियानिक है और ये भी ओशियानिक प्लेट है। जो दोनों ओशियानिक प्लेट अगर होंगी, मतलब दोनों के ऊपर ओशन है, पानी है,
तो इससे क्या होगा, जो भारी वाली ओशियानिक प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, फिर यहाँ मेल्ट होगी और फिर यहाँ से फट के लावा बाहर आएगा। और लावा क्योंकि बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर माउंटेन बनेगा, जिसे कहते हैं हम ओशियानिक माउंटेन। ये जो माउंटेन होगा ये बनेगा कॉन्टिनेंट पे, तो उसे कॉन्टिनेंटल माउंटेन कहेंगे। ये ओशियानिक माउंटेन होगा। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर दोनों होंगी, ओशियानिक प्लेट मतलब ओशन के नीचे वाली प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर वाली प्लेट, तो ये दोनों टकराएंगी और कॉन्टिनेंट प्लेट कभी भी नीचे सबसाइड नहीं करती। तो ये क्या होगी, ये दोनों कंप्रेस करेगी, एक दूसरे की तरफ ताकत लगाएगी, दबाव लगाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे माउंटेन बनने लग जाएंगे ऐसे, और इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल माउंटेन। जैसे कि हिमालय है, अरावली है, ये ऐसे ही बने हैं। और इसे कहते हैं ओशियानिक माउंटेन, जो ओशंस में जैसे माउंटेन होते हैं, जैसे जापान हो गए ये सब। ठीक, तो ये हो गया। अब होगा क्या, और देखते हैं कि अगर ये प्लेट दोनों हैं, दो प्लेट हैं, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक दूसरे को से टकराएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, सबडक्शन जोन। और यहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि ये टकराएंगे तो ये अर्थक्वेक आएगा और लैंडफॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे लैंडफॉर्म बनेगा और अर्थक्वेक भी आएगा। अगर दो प्लेट एक दूसरे से दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं, जो जब टकराएंगे तो अर्थक्वेक आएगा और तो अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा तेज अर्थक्वेक आएगा जब टकराएंगे दो। जबकि दो प्लेट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये एक इस तरफ एक इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसे कहते हैं डाइवर्जेंट जोन। डाइवर्जेंट जोन या डाइवर्जेंट माउंटेन। और यहाँ पे लैंड सरफेस बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा और नए लैंडफॉर्म बनेंगे, और यहाँ पे हल्के अर्थक्वेक आएंगे। और वहीं दो प्लेट एक दूसरे के साइड से बस गुजरें तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इसे कहेंगे सबडक्शन बाउंड्री, इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्सन जोन, इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसवर्स या ट्रांसफॉर्म, जो भी है, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसवर्स जोन। इसमें क्या होगा, बस हर अर्थक्वेक आएगा। ठीक, तो ये भी देख लिया कि ट्रांसफॉर्म में क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्म में होता है कि प्लेट एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं, जैसे देखा हमने, ये प्लेट ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। और डाइवर्जेंट में क्या होती है, प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, कन्वर्जेंट में मूव करती है। इसकी वजह से हमने देखा अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, माउंटेन भी बनता है और ओशन ट्रेंच भी बनता है। ओशन ट्रेंच क्या होता है, जब ओशन ट्रेंच होता है जब एक प्लेट बाउंड्री नीचे चला जाता है दूसरी प्लेट बाउंड्री के। ये ओशियानिक प्लेट बाउंड्री है, ये कॉन्टिनेंटल। तो ये जो नीचे वाला की हिस्सा इसे कहेंगे ओशियानिक ट्रेंच, एक गड्ढा टाइप सा बन जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो लेयर्स में बटी हुई है। पहला लेयर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर, इस तरीके से बटी हुई है। और जो हमारे, अब इसको देखते हैं इस डायग्राम से, तो ये अर्थ है। अर्थ का जो सबसे ऊपर का जो लेयर आपको दिख रहा है, ये एक मिनट, ये लेयर, ये है क्रस्ट। फिर उसके बाद ये वाला जो लेयर है ये है मेंटल, अपर मेंटल, और ये जो पीले कलर का है या येलो कलर का है ये लोअर मेंटल, और फिर ये आउटर कोर, और फिर ये इनर कोर। ठीक, तो इसको अलग एक डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम,
ये एक पार्ट हमने पीस कट कर लिया इस अर्थ का, और ये यहाँ पे। तो जो सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये जो है ये एरिया, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक मिनट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे सियाल भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे सियाल भी कहते हैं। इसके बाद ये तो कॉन्टिनेंट है जिस पे हम रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट, क्योंकि ओशन से बना है। ठीक, ये वाला हिस्सा जो इस डायरेक्ट, ये वाला। फिर उसके बाद ये जो एरिया आता है ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और उसके बाद जो अपर मोस्ट पार्ट जो 100 किलोमीटर तक का एरिया आता है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। मतलब यहाँ अपर मेंटल पार्ट जो है, मेंटल का जो अपर पार्ट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम कहेंगे, अगर ये 100 किलोमीटर तक के पार्ट को, लिथोस्फीयर। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ जाता है, ओशियानिक क्रस्ट भी आ जाता है, और फिर उसके बाद अपर मेंटल पार्ट का हल्का सा ऊपर का एरिया आ जाता है। 100 किलोमीटर तक के एरिया को कहते हैं हम लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना होता है, तो ये 70 किलोमीटर तक हो सकता है। ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर, और लिथोस्फीयर जो होता है पूरा मिला के 100 किलोमीटर, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल का पार्ट। तो लिथोस्फीयर को हमने अलग क्यों किया, क्योंकि ये सॉलिड पार्ट होता है, प्योर। जो भी अर्थ का सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फीयर तक है, इसके बाद नहीं है। इसके बाद 200 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे, अभी हम ये अपर मोस्ट मेंटल पार्ट में ही चल रहे हैं, तो 200 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो ये हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर अलग क्यों है, तो एस्थेनोस्फीयर अलग इसलिए है क्योंकि ये पार्शली मोल्टेड है, ना तो ये सॉलिड फॉर्म में है और ना ही ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है। जैसे आटे का घोल बना के जैसे जेली टाइप होता है ना, उस टाइप में एस्थेनोस्फीयर। और इसी में जितने भी मॉल्टन मैग्मा होते हैं ना, मैग्मा जो लावा होते हैं, वो वॉल्केनो में जो निकलते हैं वो इसी में ही निकलते हैं। एक मिनट, तो इसी में ही ये मॉल्टन मैग्मा या लावा निकलते हैं। तो फिर उसके बाद मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, तो मेंटल जो है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेंटल क्या है, पहले तो क्रस्ट आएगा। क्रस्ट के 2 पार्ट होते हैं, अपर क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। इसे बना के देख लेते हैं। जैसे हम देखें, ये ऐसे है और ये मान लेते हैं, तो ये जो एरिया है ये होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे ऊपर। फिर इसके नीचे ये पतली सी लेयर आएगी, ये होगी ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट, और इसके नीचे जो मेंटल शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेंटल, अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, और फिर यहाँ से यहाँ तक आउटर कोर, और ये बाकी इनर कोर। ठीक, तो ये जो अपर मेंटल का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये इनर मेंटल है। तो अपर मेंटल में जो सबसे अपर पार्ट होगा, एक मिनट, ये जो सबसे अपर पार्ट होगा यहाँ तक, ये पूरे पार्ट को हम कह देंगे लिथोस्फीयर, जो कि 100 किलोमीटर तक की गहराई तक होता है। और इसे लिथोस्फीयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होता है सॉलिड पार्ट, जिसमें आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 किलोमीटर तक होता है। फिर ओशियन क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर तक की, और फिर उसके बाद जो बचा 100 किलोमीटर तक का, वो लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर से नीचे तक 200 किलोमीटर तक जाएंगे यहाँ तक, तो ये जो है ये पूरा जेली शेप में होता है, और इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। और ये पूरा ही, ये किसका पार्ट है, ये पूरा पार्ट है अपर मेंटल का। इसके नीचे आता है लोअर मेंटल, ये वाला पोर्शन। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन आउटर कोर का, और उसके नीचे ये वाला पोर्शन आता है
इनर कोर का। और इनर कोर किससे बना है तो ये भी हम देखेंगे, ठीक। इनर कोर और अब ये देख लेते हैं, ये मोल्टन हमने ये देखा, मेंटल कहाँ था, एस्थेनोस्फेयर। ये अपर मेंटल जो है इसका एस्थेनोस्फेयर तक का पार्ट जो होता है सेमी सॉलिड होता है, फिर इसके बाद ये सॉलिड हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है। लोअर मेंटल जो है, फिर उसके बाद आउटर कोर। इनर कोर जो होता है ये सॉलिड होता है और ये निकल और आयरन का बना होता है, ठीक। तो हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो सरफेस है, जो अर्थ है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो सॉलिड आउटर कवरिंग है जो अर्थ की, जो एक इन्वेलप की तरह होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट बहुत कम होता है, हमने देखा। टोटल अर्थ की जो ये गहराई देखें तो ये 6770 किलोमीटर तक होता है। 5 किलोमीटर तक ओशन, 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर, 200 किलोमीटर तक होता है एस्थेनोस्फीयर, 400 किलोमीटर तक होता है अपर सॉलिड एस्थेनोस्फीयर और 600 किलोमीटर तक होता है मेंटल, अपर मेंटल, और 2900 किलोमीटर तक होता है लोअर मेंटल, 3150 किलोमीटर तक होता है आउटर मोल्टन कोर, और 6370 तक होता है इनर सॉलिड कोर। तो क्रस्ट जो होता है बहुत पतला, एक छिलके जैसे एक सेब लें तो उसका छिलका जितना होता है उतना ही क्रस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये 5 से 40 किलोमीटर तक एवरेज हाइट होती, गहराई होती है, ठीक। और इसकी जो थिकनेस है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होती। देखा हमने कि कॉन्टिनेंट की ज़्यादा होती है, ओशन की कम होती है। तो यही चीज़ में कि थिक तो होती है ओशन के अंदर, जो कॉन्टिनेंट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो थिक होता है, और जबकि ओशन क्रस्ट जो होता है बहुत पतला होता है, बहुत पतला, सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होता है इसी पे ही आइलैंड्स होते हैं, और इसी के और ओशियानिक क्रस्ट पे सी होती है, ठीक। इसके बाद हमने ये देखा मेंटल जो होता है ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। जो अपर मेंटल होता है 670 किलोमीटर तक, लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक, और इसी के बाद आती है, और जो हम देखेंगे कि क्रस्ट और मेंटल जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। और इसके बाद यहाँ पे जो, एक मिनट, ये जो क्रस्ट है हमने देखा यहाँ से मेंटल शुरू हो जाता है, इस जगह से, ये इस एरिया से मेंटल शुरू हो जाता है। तो इस पे एक इस दोनों के बॉर्डर को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। और इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे लिख देंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक। इसके बाद अगला जो है ये देखेंगे कि जो मेंटल है वो 2 भाग में डिवाइडेड है, हमने देखा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और फिर कोर भी 2 भाग में डिवाइडेड है, इनर कोर, अपर आउटर कोर और इनर कोर। और इनर कोर क्या होता है, वो मेटल का बना है, ठीक। कौन से मेटल का, निकल और आयरन का। तो मेनली आयरन है और निकल भी है, तो निकल और आयरन का बना है। और आउटर कोर किसका बना है, तो आयरन का बना है। तो इतनी ही चीज़ें हैं। और अगर हम 32 मीटर नीचे जाते हैं अर्थ सरफेस में तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। ये हमें जानना है। और जो इनर कोर है वो मेटल बना है, निकल और आयरन का। जो आउटर कोर है वो आयरन का बना है। इस वजह से जो इनर कोर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये रहा, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यहाँ पे वॉल्केनो आ रहे हैं, आइलैंड है, माउंटेन है। इसके बाद ये जो ओशन दिख रहा है आपको, ये है ओशियानिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है, जो कि बहुत कम डेंस होता है, कम डेंसिटी होती है, इसलिए ये तैरता है। और 10 से 50 तक या 30 से 50 तक किलोमीटर तक एवरेज थिकनेस है। फिर ओशियानिक क्रस्ट जिसकी 5 से 10 किलोमीटर तक की एवरेज थिकनेस है, और ये बेसाल्ट का बना होता है जो ग्रेनाइट से ज़्यादा डेंसर होता है। इसके बाद हम नीचे देखें तो ये 100 किलोमीटर तक की, जो 100 किलोमीटर तक की आपको जगह दिख रही है, ये कहेंगे हम इसे लिथोस्फीयर, जो 100 किलोमीटर तक थिक है। इसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये है एस्थेनोस्फीयर।
180 किलो 200 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद अपर मेंटल यहाँ तक, ये अपर मेंटल है, फिर लोअर मेंटल यहाँ से, और फिर आउटर कोर, इनर कोर जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर जो नेक्स्ट तो अगला जो देखेंगे वो है रोल ऑफ वेदरिंग। एक मिनट, रोल ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो वेदरिंग और इरोजन करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो रिवर है, फिर वेव्स, सी वेव्स होती है, फिर सी करंट्स जो समुद्री करंट्स होती है, हवा जो होती है, ग्लेशियर होती है, और वाटर तो हमने देखा ही। तो ये सारे आते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में। हमने देखा था कि दो प्रोसेस होते हैं अर्थ पे, एक अर्थ के अंदर जो होता है उसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, जो सरफेस को बनाता है, लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, क्रिएट करता है। एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली सरफेस जो होता है उसको कम करते जाती है, वेदरिंग के द्वारा, इरोजन के द्वारा, मास मूवमेंट के द्वारा ये क्या होता है डिस्ट्रॉय करती है सरफेस को। इसमें पहला आता है वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है, जब चट्टान, जो पहाड़ और चट्टान होते हैं उसका सरफेस जो होता है वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाता है उसी जगह पे जहाँ वो है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग जो प्रोसेस होता है इसको जो करते हैं वो डिफरेंट एजेंट करते हैं। जैसे कि सनलाइट, पहले देखें तो सनलाइट मान लीजिए इस रॉक पे पड़ी, तो इससे क्या होगा, दिन में जब सनलाइट पड़ेगी तो, और फिर रात हो गई तो ठंड हो जाएगी, तो जो डिफरेंट टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ये रॉक में क्रैक आ जाएंगे और ये धीरे धीरे टूट जाएगा। इसके अलावा वाटर अगर दिन को इसमें बारिश हुई और वाटर इसमें पड़ गया इस चट्टान में, तो जो छोटे छोटे होल्स होंगे उसमें वाटर चला जाएगा। रात होगी, ठंड होगी, यही वाटर जम के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आइस का वॉल्यूम जो होता है वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, और क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सरफेस जो होगा, आइस जो होगा वो एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो रॉक्स हो जाएगी ये क्रैक हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि पहले टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है, दिन में हीटिंग होती है, फिर रात को कूलिंग होती है। इससे क्या होता है कि रॉक जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं कमज़ोर होके। सेकंड जो होता है पानी, वाटर जो होता है क्रैक्स में कलेक्ट हो जाता है पोर्स में रॉक के, और रात को जब टेम्परेचर गिरता है तो वाटर फ्रीज हो जाता है और एक्सपेंड होता है उसका वॉल्यूम की वजह से, और इससे क्रैक बनते हैं। और कौन कौन से टाइप के वेदरिंग होते हैं, तो वेदरिंग तीन तरह की होती है। एक होती है फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग, और एक होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन तीनों वेदरिंग को हम देखते हैं। तो पहली होगी फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, तो ये माउंटेन है, माउंटेन में क्या हो रहा है, दो प्रोसेस। एक तो यहाँ पे तेज़ी से क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है। सनलाइट पड़ने की वजह से रॉक्स क्या होंगे, दिन में तो गर्म होंगे और रात को जब टेम्परेचर कम होगा तो ठंडे होंगे। तो इनके गर्म होने से और ठंडे होने से जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, इससे रॉक्स कमज़ोर होंगे। दूसरा क्या होगा, यहाँ जो बर्फ़ है ये पिघलेगा और पानी इनमें जमा होने लगेगा। जब रॉक्स में जब पानी जमा होता है तो दिन को तो ये पानी होता है, रात को जब ठंड होती है तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, इसलिए आइस का सरफेस जो होगा ये रात को इंक्रीज़ होता है, और क्योंकि क्रैक में ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये क्रैक्स टूट जाते हैं और वेदरिंग हो जाता है, मतलब टूट के वहीं पे मिट्टी बन जाते हैं। फिर दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। मान लीजिए ये ज़मीन है, रॉक है, रॉक पे क्या होगा, एसिड रेन पड़ेगी। एसिड रेन पड़ने की वजह से ये रॉक में जाएगी, और रॉक में जब आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं Fe, आयरन के जब पार्टिकल होंगे इनके साथ ये रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सीडेशन बनाएगी। ऑक्सीडेशन मतलब जंग लगेगा उन पर, जंग की वजह से वो रॉक्स टूट जाएंगे। तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में क्या होगा कि रॉक्स पे छोटे छोटे प्लांट उगने लगेंगे। जब ये प्लांट बड़े होंगे तो इनके जो रूट्स हैं ये और गहरे होते जाएंगे रॉक्स में, और गहरे होते जाएंगे, इससे क्या हो, रॉक्स कमज़ोर होंगे और वो टूट जाएंगे। तो ये तीन तरह की वेदरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, जो हमने देखा कि टेम्परेचर की वजह से होता है और पानी वाटर की वजह से होता है। दूसरा केमिकल वेदरिंग, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग जो एनिमल और प्लांट की वजह से होता है। इरोजन क्या होता है, तो वेदरिंग में जैसे अब ये टूट गया मटेरियल,
अब इसको कैरी करके दूसरी जगह जहाँ ले जाया जाएगा उसे ही कहेंगे इरोजन। तो इरोजन क्या होता है? द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे द वेदर्ड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड इरोजन। मतलब जो वेदरिंग में जो मटेरियल टूटा है, मिट्टी बनी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं इरोजन। इरोजन किसके द्वारा किया जाता है? रिवर्स के द्वारा किया जाता है, रेन वाटर के द्वारा किया जाता है। रिवर मतलब नदी, रेन वाटर मतलब बारिश के द्वारा। ग्लेशियर जो होते हैं बर्फ़, वहाँ पे भी होता है। सी वेव, सी में जो चलने वाले वेव होते हैं वो भी करते हैं इरोजन, और हवाएं भी करती है। तो इरोजन जो होता है ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पे, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ पे बारिश कितनी होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा मिट्टी का इरोजन होगा, मिट्टी ज़्यादा बहा के ले जाएगी बारिश। कम बारिश होगी तो कम मिट्टी बहा के ले जाएगी। टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा होगा तो रॉक्स में क्रैक्स ज़्यादा पड़ेंगे तो उसकी वजह से वेदरिंग ज़्यादा होगी। स्लोप पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई चट्टान है, ये चट्टान है, इसकी स्लोप ऐसी होगी तो ज़्यादा वेदरिंग होगी, और वहीं इसकी स्लोप ऐसी होगी तो कम वेदरिंग होगी, क्योंकि स्लोप होगा तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ ज़्यादा मिट्टी गिरेगी, और क्योंकि बारिश का पानी तो पानी का बहाव भी तेज़ हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सॉफ्ट सॉइल हुई जैसे कि रेगिस्तान की रेत वाली सॉइल तो जल्दी बह जाएगी। हार्ड सॉइल हुई, रॉक सॉइल, तो वो कम बहेगी। इसके बाद वेजिटेशन वहाँ पे है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी सरफेस पे यहाँ पे पेड़ पौधे मैं उगा दूँ तो ये इसकी जो जड़ें होंगी ये मिट्टी को बांध के रखेंगी, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। और लैंड यूज़ के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिविल्स एग्ज़ाम। थैंक यू।